नमस्कार दोस्तों, मैं कश्यप स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल आहट एक अनहोनी की में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 अलग-अलग भूतिया घटनाओं के बारे में, जो आज भी उन लोगों के ज़हन में वैसे ही बसी है, जैसे उनके साथ उस समय में घटी थी। दोस्तों, हमारी पहली कहानी है 1977 के साल में घटी हुई और उस समय अहमदाबाद पुलिस महकमे में चर्चा का विषय भी थी। दोस्तों, पुलिस सब इंस्पेक्टर तिवारी उस समय सिविल हॉस्पिटल में पंचनामा कर रहे थे एक महिला के केस का, जिसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। अपने सीनियर अफसर और जूनियर के साथ काम खत्म करने के बाद वे पुलिस स्टेशन जाने के लिए रवाना हुए। तब करीब रात के 1 बजे थे। तभी तिवारी जी की जीप की हेडलाइट एक चिर परिचित व्यक्ति के ऊपर गई, जो रेलवे फाटक से थोड़ा दूर एक बेंच पर बैठा था। दोस्तों, तिवारी जी उसके पास गए और पूछा कि गोप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्तों, गोप एक पुलिस कांस्टेबल था। तब गोप ने कहा कि सर, मैं परेड में जाने के लिए तैयार होकर बैठा हूँ। तब तिवारी जी ने कहा कि काफ़ी समय बाद तुमसे मिलना हुआ है, और यह कौन सा टाइम है परेड का? परेड सवेरे 6 बजे होती है। तुम अच्छा बहाना करके घर से निकल आए हो। तब गोप ने कहा कि सर, घर से पैदल ही परेड ग्राउंड जाना था, इसलिए थोड़ा जल्दी निकल आया हूँ। लेकिन सर, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिलाएंगे? तब तिवारी जी ने कहा कि अभी तो मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन तुम यहीं बैठो, तुम ज़्यादा थके लग रहे हो। मैं तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन से पानी भिजवाता हूँ। तिवारी जी पुलिस स्टेशन पहुँचे और उन्होंने अपने कांस्टेबल से कहा कि पानी भर लाओ आइस बॉक्स में से एक लोटे में। तब पीएसओ नान्हालाल ने पूछा कि सर, आप तो ठंडा पानी नहीं पीते, फिर आज अचानक ठंडा पानी क्यों? तब तिवारी जी ने कहा कि ये मेरे लिए नहीं है, गोप के लिए है। तब नानालाल ने पूछा कि सर, किसके लिए कहा? तब तिवारी जी ने कहा कि गोप के लिए। तब नानालाल ने आश्चर्य से पूछा कि सर, आपने गोप को देखा? तब तिवारी जी ने कहा कि हाँ नानालाल, उसी से बात करके आ रहा हूँ। उसे प्यास लगी है और उसने मुझसे पानी मांगा है। तब नानालाल ने कहा कि सर, क्या आप नहीं जानते कि गोप 2.5 साल पहले ही रेलवे लाइन पर कटकर मर गया था? तभी पीछे हाथ में लोटा लिए कांस्टेबल के हाथों से वो लोटा ज़मीन पर गिर गया और साथ में वे भी बेहोश हो गए। जल जल्दी से सबने उसके मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया और पूछा कि क्या हुआ। तब उसने कहा कि मतलब मैं अभी एक भूत से मिलकर आया हूँ। तभी तिवारी जी ने कहा, उसने मुझसे पानी मांगा है, मतलब वो प्यासा है और उसे पानी देना चाहिए। ऐसा कहकर तिवारी जी नान्हालाल के पास उस जगह पर गए जहाँ गोप उन्हें मिला था, लेकिन वहाँ पर अब गोप नहीं था। तब तिवारी जी ने कहा कि गोप प्यासा है तो उसे पानी तो पिलाना है। ऐसा कहकर उन्होंने वह पानी लोटे से वहीं गिरा दिया जहाँ गोप उन्हें मिला था। दोस्तों, ये किस्सा तब पुलिस बेगड़े में चर्चा का विषय बन गया था। दोस्तों, आइए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी मेरी एक सब्सक्राइबर की है, जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की कंडीशन पर हमें उनकी यह कहानी पब्लिश करने की इजाज़त दी है। दोस्तों, आइए हम 2 मनगढ़ंत पात्र बना लेते हैं हमारी कहानी के लिए। तो एक का नाम है माया और दूसरी का नाम है तापसी। दोस्तों, माया और तापसी काफ़ी गहरी सहेलियां थीं। एक दिन दोनों ने प्लान बनाया कि चलो डुमस घूमने चलते हैं। तब दोनों अपने अपने घर से डुमस जाने के लिए तैयार होकर के निकली। दोनों डुमस में काफ़ी घूमी फिरी और बीच पर मौज करने के बाद अचानक से माया के मन में कुछ खुराफात सूझी और उसने तापसी से कहा कि तू भूतों पर विश्वास करती है? तब तापसी ने कहा कि विश्वास तो नहीं है,
लेकिन फिर भी मना भी नहीं कर सकती, पता नहीं ऐसी चीज़ें शायद होती हों। तब माया ने कहा कि शायद की कोई गुंजाइश नहीं, या तो हाँ या तो ना। तब तापसी ने कहा, ये तो अनुभव से ही कहा जा सकता है। तब माया ने कहा कि तो फिर आज हम कुछ डेर करते हैं। तापसी ने पूछा कि कैसा डेर। तब माया ने कहा कि तू एक चिट्ठी लिख कर सामने जो कब्रिस्तान है वहाँ पर रख दे, और वैसे ही मैं भी रखूँगी। फिर जिसने जो डेर दूसरे के लिए लिखा होगा उसे वह डेर करना पड़ेगा। तब सबसे पहले तापसी गई और उसने एक कब्र के ऊपर चिट्ठी लिख कर रख दी, और उसके बाद माया वहाँ गई और उसने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि तुम इस कब्र को चूम कर कहो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तब माया ने वैसा ही किया। फिर उसके बाद माया ने तापसी के लिए चिट्ठी लिखी और एक कब्र पर रख दी। तब तापसी वहाँ गई और उसने चिट्ठी उठाई तो उसमें लिखा था कि तुम इस कब्र पर उल्टा लेट जाओ और 50 तक गिनती गिनने के बाद में उठ जाना। तापसी ने भी वैसा ही किया। जब तापसी वहाँ से बाहर निकली तो उसने माया से कहा कि मैंने तुझे कितना सिंपल डेयर दिया था और तूने मुझे एक कब्र पर उल्टा लिटा दिया। क्या मैंने तुझे कब्र पर लेटने को कहा? मैंने तो लिखा था कि उस कब्र के पास खड़ी होकर 10 गिनकर आ जाना, लेकिन तूने बड़ी देर लगा दी, माया ने कहा। तब तापसी ने कहा कि माया झूठ मत बोल, तूने लिखा था कि कब्र पर उल्टा लेट कर 50 तक गिनती करो। तब माया ने कहा कि मैंने ऐसा लिखा ही नहीं था, उल्टा तूने मुझे कहा कि कब्र को चूम कर कहो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। कोई कब्र से ऐसा कहता है क्या? तब तापसी ने कहा कि तू झूठी है, मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि तू उस कब्र के चारों ओर एक चक्कर लगा लेना। तब दोनों सहेलियां सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, और दोनों उस बात को नज़रअंदाज करके घर जाने के लिए चल पड़ी। घर जाने के दूसरे दिन से तापसी का व्यवहार एकदम से बदल गया और वह अकेले रहने से डरने लगी। उसे हमेशा ऐसा लगता था मानो कि कोई उसके साथ ही रहता है। हमेशा इस एहसास से तापसी पागल सी हो गई और उसने अकेले ना रहने की कसम खा ली। यहाँ तक कि वो सोते समय भी अपने मम्मी पापा के पास सोने लगी, जबकि 2 महीनों में उसकी शादी होने वाली थी। तापसी का ऐसा करना कम नहीं हुआ और रोज़ बढ़ने लगा, और ऐसे ही 1 महीना बीत गया। उसके पिताजी किसी मौलवी के पास गए उसका यह व्यवहार देखने के बाद, और वह मौलवी तापसी से बात करने के बाद जाना कि वहाँ उन लोगों ने क्या किया था और अब तापसी कैसी मुसीबत में है। तब तापसी को मौलवी ने एक तावीज़ पहनाई और कहा कि इसे तुम्हारी शादी हो जाने तक इसे उतारना नहीं है। ऐसा कहकर तापसी के घर की घेराबंदी करके वे चले गए। लेकिन बाद में पता चला कि दूसरे ही दिन मौलवी की मौत हो गई थी। उनकी लाश उनके बेड के नीचे पड़ी मिली थी, लेकिन तापसी उसी दिन से एकदम ठीक हो गई थी। और दूसरी तरफ माया का बर्ताव एकदम अलग था। वो अकेले रहना पसंद करने लगी थी। उसे किसी के भी साथ बैठने में अच्छा नहीं लग रहा था। अगर कोई उसके पास जाए तो वो चिल्लाने लगती थी, यहाँ तक कि वो मारपीट करने लगती थी। माया शादीशुदा थी, लेकिन उसने करीबन 5 साल तक अपने पति को अपने साथ सोने नहीं दिया था। 5 साल बाद माया अपने आप से नॉर्मल हो गई थी। आज दोनों का अच्छा परिवार है और दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम हमारी अगली कहानी की ओर। ये कहानी हमें भेजी है नरेंद्र जी ने। दोस्तों नरेंद्र जी एक मार्बल के व्यापारी हैं जो उदयपुर में रहते हैं, और उनका राजस्थान से मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश हर जगह इस तरीके से आना जाना लगा रहता है। अपने बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवलिंग इनकी काफ़ी रहती है।
और इनके कहने के मुताबिक ये खुद ही मतलब सेल्फ ड्राइव ही करते हैं। और इनको रात को ही ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है। दिन भर का काम ख़त्म करके रात के समय में ही ये ट्रैवल करते हैं। तो नरेंद्र जी ने एक बार का अपना किस्सा हम लोगों के साथ में साझा किया है। इन्हें एक बार इनके क्लाइंट का कॉल आया लखनऊ से, और इन्हें उसी बिज़नेस के सिलसिले में उदयपुर से लखनऊ जाना था। तो ये उनका नॉर्मल रूटीन था, कई बार वो उस तरीके से इसी रास्ते से गए थे। तो उन्होंने वापस से जो है सेम रूट पकड़ा रात के समय में, और उसी रूट से जा रहे थे जिस रूट में बीच में शिवपुरी नामक जगह आती है। दोस्तों, ये शिवपुरी का रास्ता नरेंद्र जी के कहने के मुताबिक करीबन 100 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जो ज़्यादा तौर पर काफ़ी कम व्हीकल वाला रहता है। रात के समय में बिल्कुल ही व्हीकल उस रास्ते पर दिखाई नहीं देते। लेकिन इनके लिए ये यूजुअल रास्ता था, इसी रास्ते से जाते थे, तो इनके लिए कोई इस चीज़ में कोई नई बात नहीं थी। तो नरेंद्र जी उसी रास्ते से, शिवपुरी वाले रास्ते से जा रहे थे। तभी अचानक इनकी नज़र पड़ी कि हाईवे पर 4 महिलाएं ऊल झलूल कपड़े पहने रोड के बीचों बीच में बैठी हुई थी, और लग रहा था जैसे कोई रिचुअल कर रही हो। और इतनी रात में ऐसी जगह पर इस तरीके से औरतों का बैठना, ये नरेंद्र जी को कुछ हजम नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने सोचा कि गाड़ी तो रोकूंगा नहीं, तो साइड से उन्होंने गाड़ी जैसे तेज़ रफ्तार से ही निकाली। लेकिन उनका कहना था कि जैसे ही उन्होंने उनकी साइड से गाड़ी निकाली कि तुरंत ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी गाड़ी के ऊपर कोई कूदा है, 3-4 लोग कूदे हों। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई, और उन्हें ऐसा लगने लगा मानो जैसे कि कोई उनकी गाड़ी पकड़ के खींच रहा हो। क्योंकि नरेंद्र जी घबरा गए और उन्होंने ज़्यादा एक्सीलेटर दे करके भागने की कोशिश की। लेकिन चाहे जितना भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन गाड़ी उनकी काफ़ी हद तक धीरे हो चुकी थी और उसकी स्पीड बन ही नहीं रही थी। और उन्होंने ये देखा, अनुभव किया कि जैसे गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वज़न आ गया हो। थोड़ी देर के बाद में जब बहुत ज़्यादा कोशिश करने पर गाड़ी थोड़ी रिलीज़ हुई और गाड़ी ने जैसे स्पीड पकड़ी, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा हो। औरतें उसकी गाड़ी के पीछे काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही थी, ऐसा उनको रियर व्यू मिरर में दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से वो काफ़ी घबरा गए और हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। और गाड़ी की स्पीड भी फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं बन रही थी, और करीबन ऐसा 15 से 20 किलोमीटर तक हुआ। उसके बाद में अचानक सामने से एक ट्रक की हेडलाइट उनकी कार पर पड़ी, और तभी से उनकी गाड़ी एकदम से हल्की हो गई। उनको लगा कि हाँ, जैसे कोई प्रेशर नहीं है, और गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ ली। तो उन्होंने काफ़ी स्पीड में गाड़ी उस एरिया से निकाली। निकालने के बाद में उनका चिर परिचित एक ढाबा था, जिस ढाबे पर वो हमेशा खाना खाया करते थे। तो उसी ढाबे पर उन्होंने जाकर के गाड़ी रोकी, और जैसे ही वहाँ पर ढाबे पर गए तो ढाबे के कर्मचारी जो है उनको अच्छे से जानते थे, क्योंकि हर बार उनका आना जाना रहता था। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ सर, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? तो नरेंद्र जी ने उन्हें सारा वाक़या बताया कि इस तरीके से जो है उनके साथ में हुआ। तब स्टाफ के लोगों ने कहा कि सर, ये बड़े विस्मय की बात है। बोले, इस तरीके की घटनाएं ज़्यादातर जो है ट्रक ड्राइवरों के साथ में तो इस रास्ते पर होती ही रही हैं। करीबन 7-8 ट्रक वाले जो है उनको इस तरीके से बता चुके, लेकिन किसी भी कार के साथ में इस तरीके की घटना हमने नहीं सुनी थी जो सर आपने बताई। नरेंद्र जी ने उसके बाद में कई बार ये जानने की कोशिश की कि ये क्या था और उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये उन्हें जानकारी नहीं मिल पाई कि हकीकत में ये क्या था और उनके साथ में इस तरीके से क्यों हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी 3 कहानियाँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको ये तीनों कहानियाँ कैसी लगी। और दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उसके ऊपर
आपके अनुभव मुझे भेज सकते हैं, जो मैं यूट्यूब के माध्यम से लोगों के साथ में साझा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।